गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं महासी नारवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान एटीएस स्कूल द्वारा संचालित जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनन के प्रकार और उनमें अंतर। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे जनन के प्रकार। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनकी संरचना में, उनके आकार में, उनके आवास में, उनके आकार में काफी भिन्नता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप जीवों के अंदर एक ही प्रकार का जनन संभव नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो पृथ्वी पर जो जीव हैं उनमें जनन के प्रकार दो होते हैं, जिनमें पहला जो प्रकार है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और दूसरा जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये यहाँ पर जनन के दो प्रकार हैं जो जीवों की संरचना, उनकी जटिलता, उनके स्वरूप, आकार की, शारीरिकी, कार्यकी के आधार पर उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिकांश जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है और कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पर दूसरे टॉपिक में हम देखने वाले हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। यहाँ पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः जीवों में जनन के दो प्रकार होते हैं, इन्हें हम अलैंगिक और लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। यहाँ अब हम दूसरे टॉपिक में समझेंगे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। इसे समझने के लिए हम यहां पर देखेंगे, एक तालिका बना लेते हैं जिसमें हम एक तरफ लिख देंगे अलैंगिक जनन, और दूसरी तरफ लिख देंगे लैंगिक जनन। और इसे बीच में से दो भागों में डिवाइड कर देंगे, जिससे एक तरफ हमारे डिफरेंस हो जाएंगे अलैंगिक जनन के और एक तरफ हो जाएंगे लैंगिक जनन के बारे में विशेषताएं। और इस तरह से दोनों के बारे में थोड़ी करके हम दोनों में अंतर आसानी से समझ पाएंगे। पहला जो डिफरेंस है वो दिया गया है कि कौन से जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन है उसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अर्थात जो अलैंगिक जनन है उसमें केवल एक ही जनक द्वारा नई संतति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है
और दोनों में ही संतति उत्पन्न होती है। तो दो जनक मिलकर के नई संतति उत्पन्न करते हैं लैंगिक जनन। एक जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें दो जनकों द्वारा मिलकर नई संतति उत्पन्न होती है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और जिस जनन में दो जनक मिलकर नई संतति उत्पन्न करते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस इसमें आता है वो हम लिखेंगे कि इनमें कौन सी प्रक्रिया है जो अलैंगिक जनन में नहीं होती और लैंगिक जनन में होती। इनमें क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, जिसे आप ध्यान रखेंगे, युग्मक निर्माण। व युग्मक संलयन की क्रियाएं नहीं होती। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं और जब युग्मक बनते नहीं है तो उनका परस्पर संलयन, उनका मिलना भी नहीं होता है। युग्मक संलयन को निषेचन भी कहा जा सकता है, यानी इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, बिना निषेचन के ही नई संतति उत्पन्न होती है। जबकि ये दोनों घटनाएं लैंगिक जनन में निश्चित रूप से होती हैं। क्या? युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन की क्रियाएं निश्चित रूप से होती हैं। इनके बिना नई संतति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, यानी ये क्रियाएं होने से ही नई संतति उत्पन्न हो, ये क्रियाएं हो तो ही वह लैंगिक जनन होता है। कौन सी? युग्मक भी बनेंगे और उनका संलयन भी होगा। युग्मक संलयन निषेचन को कहते हैं, यानी निषेचन के द्वारा ही नई संतति उत्पन्न होती है तो वो कहलाता है लैंगिक जनन। यहाँ प्रजनन की इकाई, तीसरा पॉइंट आता है, प्रजनन की इकाई क्या है? अलैंगिक जनन में प्रजनन की इकाई जीव के शरीर का कोई कायिक भाग हो सकता है, शरीर का कोई भाग। ये पादपों में होता है, जड़, तना, पत्ती, ये हो सकते हैं। इसी तरह से और में तो बीजाणु हो सकता है। यहां कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया भी हो सकते हैं, या कलिका बन सकती है। प्रजनन इकाई के रूप में
बीजाणु या कलिका आदि हो सकती है। जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन इकाई के रूप में केवल और केवल युग्मक होते हैं। प्रजनन इकाई के रूप में क्या होते हैं? केवल युग्मक। यानी युग्मक हैं तो वो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका उपयोग होता है। उसके बाद हम ये देखें नेक्स्ट कि प्रजनन दर किस जनन में होती है। अलैंगिक जनन की जो दर है या प्रजनन की तीव्रता जो है वो उच्च होती है। प्रजनन दर अलैंगिक जनन में प्रजनन दर तीव्र होती है, जबकि लैंगिक जनन में प्रजनन दर है ये बहुत धीमी होती है। इसमें समय लगता है और इसमें कम समय में ही नई संततियां उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट वेरिएशंस, विभिन्नताएं। इससे उत्पन्न होने वाली संततियां जनकों के समान होती हैं। संततियां जनकों के पूर्णतया समान होती हैं। पूर्णतया समान होती हैं और ऐसी संततियां जो आकार की एवं आनुवंशिकी में जनकों के पूर्णतया समान होती हैं वे क्लोन कहलाती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां हैं वो क्लोन कहलाती हैं, क्योंकि ये संततियां आपस में और अपने जनकों के साथ आकार की एवं आनुवंशिक संरचना में पूर्णतः समान होती हैं। और जो संततियां आकार और आकृति में आकार की और आनुवंशिक संरचना में समान हो उन्हें क्लोन कहा जाता है। तो यहां हम इन्हें क्या कह सकते हैं? क्लोन। जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां हैं ये जनकों से कुछ भिन्न होती हैं। लक्षणों में जनकों से कुछ भिन्न होती हैं और जनकों से कुछ भिन्न होती हैं तो इसका मतलब इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जिनसे जैव विकास होता है। तो लैंगिक जनन जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, जबकि अलैंगिक जनन से जैव विकास नहीं होता क्योंकि इससे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। दूसरी बात, लैंगिक जनन है ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, साथ ही वे बहुकोष के होते हैं। उच्च श्रेणी के जटिलतम संरचना वाले बहुकोष के जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन है यह निम्न श्रेणी के सरलतम संरचना वाले एक कोष के जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो है इससे संततियां काफी अधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संततियां संख्या में कम होती हैं। यहां हम समझ पाए हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु बोले हैं, कौन सा? विभिन्नताओं का। इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि संततियां जनकों के समान होती है। इस जनन से संततियां भिन्न होने के कारण जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है और जिसमें भिन्नता हो वो जैव विकास की दृष्टि से जनन महत्वपूर्ण होता है, जिसमें भिन्नता उत्पन्न नहीं हो वो जैव विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर समझ आएगा। थैंक यू।